कम कर दी है, लेकिन जितने भी मेरे पास मेडिकल केसेस आते हैं, कैंसर या क्रॉनिक डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनको किस तरह से हम नेचर के जरिए, कुदरत के जरिए हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, उनका मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ। और उसी के लिए हम ये ऑरा का माध्यम इस्तेमाल करते हैं। आपने देख लिया कि कैसे ऑरा फोटोग्राफी हमें काम में आती है, क्योंकि हमें किसी भी बीमारी का कारण निकालना होता है ना। सिम्टम्स सबको पता है कि मुझे चक्कर आते हैं, मुझे दर्द होता है, मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा आप ब्लड रिपोर्ट करवाते हो तो पता चलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, या आपका कभी सॉल्ट बढ़ जाता है, कभी लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाते हैं, या कभी सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस होते हैं, ये सब आपको पता है करके। तो हम एज अ मेडिकल डॉक्टर हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ दवाइयां देते हैं या सर्जरी के लिए सजेशन देते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना होगा। हम एज अ डॉक्टर कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बीमारी हुई क्यों, उसका कारण क्या है। और अगर आप कारण को ही निकाल दोगे तो मुझे लगता है बीमारी कभी भी वापस आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। एम आई राइट? सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं, हमारे जो आगे की जो जेनेटिक्स है, जो जीन्स होती है, उस डीएनए में से भी बीमारियां निकाल सकती है। मतलब साइंस इतना आगे जा चुका है। लेकिन हम लोग क्या है, हम सारे लोग है ना, यूरोप कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज की फार्मास्यूटिकल नॉलेज को ही हम अपनाते हैं। हम जो एंशियंट साइंस है, जो मतलब बुद्धा ने या वैदों ने या जो आयुर्वेदा ने, जो हर्ब्स ने, उन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने जो बहुत सालों सालों पहले जो रिसर्च किया था, उसको हमने पूरी तरह से जला दिया है या हम उसे नजरअंदाज करते हैं। राइट? तो आज मैं उसी चीज के बारे में चर्चा करूंगा कि वो ऋषि मुनियों ने क्या रिसर्च किया था और हमने उस ऋषि मुनियों के रिसर्च के ऊपर हमने क्या रिसर्च किया। आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो शरीर जो चलता है वो किस वजह से चलता है, कोई बता सकता है? नॉर्मली हम कैसे कहते हैं कि इसकी धड़कनें चल रही है, मतलब ये जिंदा है। एम आई राइट? तो धड़कन तो सबकी चलती है, आपकी भी चलती है, मेरी भी चलती है, लेकिन आपके शरीर और मेरे शरीर में फर्क है कि नहीं? तो वो फर्क क्या है, कोई बता सकता है? हाँ हाँ, एनर्जी। वेरी गुड, एनर्जी का फर्क है। वेरी नाइस। दूसरा सोच का फर्क है, थिंकिंग का। एग्जैक्टली। और देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें अभी बाहर आएगी, क्योंकि ये सब चीजों को तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि इसी के वजह से हम बीमार पड़ते हैं। हाँ, श्वास, ब्रेथ, हम किस तरह से सांसें लेते हैं। मतलब 1 मिनट में हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि 12 से 15 बार सांसें लेनी चाहिए, लेकिन ये झूठ है। हमारी सांसें 8 से 12 चलनी चाहिए पर मिनट में। तो ये बाद में आप जब फ्री हो जाओगे तो आप गिनना कि 1 मिनट में आप कितनी सांसें लेते हो और छोड़ते हो, पूरी साइकिल आप गिन लेना। ठीक है कि नहीं? हम नॉर्मली कहते हैं कि 1 मिनट में 72 बीट्स होने चाहिए, हार्ट बीट्स होने चाहिए। एम आई राइट? हम कहते हैं 80 से 120 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। हम कहते हैं 80 से 120 शुगर लेवल होना चाहिए। लेकिन ये मेडिकल साइंस के जो पैरामीटर्स है, जो यूनिट्स है, ये सारे गलत हैं। क्यों गलत है मैं आपको साबित करके बताता हूं। क्योंकि सबसे पहले तो मेडिकल साइंस का रिसर्च एनिमल के ऊपर होता है, कॉकरोच के ऊपर होता है, हम चूहों के ऊपर, रैट्स के ऊपर करते हैं। मैं जब 11th-12th में था तो मैंने अर्थवॉर्म को डिसेक्शन किया, कॉकरोच को डिसेक्शन किया। मतलब हमारी तो पूरी रिसर्च पैरामीटर, उनके यूनिट्स उनके ऊपर चलते हैं करके। हम चूहों को इंजेक्शंस देते हैं और ये देखते हैं कि भाई उसकी धड़कनें कितनी बढ़ी, कितनी कम हो गई, उसको कितने टाइम के बाद नींद आती है, नहीं आती है, और वही फिर दवाई हम ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? तो पहली बात तो आपका जो बेस है मेडिकल साइंस का, वही गलत है कि हम गलत ही लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं और ह्यूमन को हम खिला रहे हैं। इज इट राइट? तो आप मुझे ये बताइए कि ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? ह्यूमन के ऊपर तब रिसर्च किया जा सकता है जब ह्यूमन की एनर्जी को हम चेक करें, इंसान की ऊर्जा को चेक करें, उसके चक्र को चेक करें, उसकी नाड़ियों को चेक करें, उसकी मेरिडियंस को चेक करें। एम आई राइट? और ऐसे सारे साधन मेडिकल साइंस कभी इस्तेमाल ही नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये इस्तेमाल कर लिए तो लोगों को तो हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं।
हमें किसी को परमानेंटली पेशेंट या क्लाइंट नहीं बनाना है, समझ में है कि नहीं, राइट। तो हमें क्या है, अब आपको मैं यहाँ पे कुछ सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एज अ मेडिकल डॉक्टर जब हम किसी का इलाज नहीं कर सकते तो हम कहते हैं ये साइकोलॉजी है, आपको स्ट्रेस बहुत है, आपको टेंशन बहुत है, कहते कि नहीं, है ना। तो जब हम एज अ डॉक्टर को पूछते हैं तो क्या करना है, बस टेंशन मत लो, अरे वो तो आता है, कोई लेता थोड़ी है, इज इट राइट और रॉन्ग। ऐसी कोई चाबी थोड़ी है कि आप बंद करें, नहीं नहीं लेना है, ऐसा नहीं होता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना या टेंशन नहीं लेना, एंजाइटी, फियर, इमोशनल नहीं होना, उसी के लिए आपको आपकी एनर्जी चेक करनी पड़ेगी, आपके आपके विचार चेक करने पड़ेंगे। तो कैलिफोर्निया की जो इंस्टीट्यूशन है वो कहते हैं एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं और 90% 90% नकारात्मक होते हैं, मतलब 54,000 विचार रोज इंसान के अंदर नकारात्मक होते हैं, सिर्फ 6,000 विचार सकारात्मक होते हैं। तो आप सोचिए 54,000 विचार जाएंगे कहां, यही तो जाएंगे, जो तरंगे अंदर चल रही है वही तो तरंगे शरीर में जाएंगे। और सबसे ज्यादा उसका असर महिलाओं पे गिरेगा, क्यों, क्योंकि महिलाओं की जो मासिक साइकिल होती है, हार्मोनल साइकिल होती है, वो उसी थॉट्स और इमोशंस की वजह से लगी पड़ी होती है, समझ में कि नहीं। पुरुषों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, महिलाओं को ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए जितनी भी इनफर्टिलिटी होती है या थायराइड का प्रॉब्लम या एड्रिनलिन का प्रॉब्लम, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का जो भी प्रॉब्लम महिलाओं को होता है, ओनली बिकॉज विचार कंटिन्यूस घर पे बैठे बैठे नेगेटिव आते हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए या खुद के लिए, और वो विचार अपने हार्मोनल एक्टिविटी में इंटरफियर करते हैं और उसके पैरामीटर्स बिगड़ जाते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमारी हार्मोनल टेस्टिंग होती है, तो उसके यूनिट्स को मैनिपुलेट किया जाता है दवाइयां देके, एल्ट्रोक्सिन, नियोमर्केंजोल या ऐसी सारी दवाइयां देके हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको कभी क्योर नहीं करते। इज इट राइट और रॉन्ग। तो मुझे ये बताइए कि पहले की महिलाएं फिर क्या करते थे जब मेडिकल साइंस ही नहीं था, या पहले के लोग क्या करते थे, मुझे ये बताइए। पहले के जो लोग थे वो लोग अपनी जो एनर्जी थी, जिसको हम चक्र कहते हैं, उसको वो संतुलन करते थे, उनको वो बैलेंस करते थे। तो कोई मुझे बता सकता है कि पहले के जमाने के लोग करते कैसे थे, ऐसा क्या कुछ करते थे जो आज आप नहीं कर रहे हो। हाँ, राइट। और हाँ, वेरी थॉट्स वर पॉजिटिव, एक्सेलेंट। और कल भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि हमारा शरीर 78% वाटर से बना होता है, पानी से बना होता है। और अगर हमारे विचारों में कोई गलत है, गलतियां हैं, मतलब गलत सोच है, वो सारे हमारे ब्लड में जाएगा, वो हमारे लिम्फेटिक में जाएगा, 78% वो पॉल्यूट कर देगा उसको, और उसके वजह से हम बीमार पड़ते थे। तो कल मैंने भी यही कहा कि लोग पहले के जमाने में फ्रेश वाटर पीते थे, ताजा पानी पीते थे, समझ में आ रहा कि नहीं, मतलब ऐसा भरा हुआ पानी या ऐसा जो रहा हुआ पानी नहीं पीते थे। हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड फिल्टर पानी पीते हैं, लेकिन इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है। उसके बाद पहले के जमाने में लोग पूजा पाठ बहुत करते थे। वो पूजा पाठ जो करते थे, जो महिलाएं सुबह सुबह करती थी ब्रह्म मुहूर्त में, वो सारे घर के मटके में पानी में चले जाता था, वो वाइब्रेशन सब उसमें जाते थे, खाने में जाता था, और वो वाइब्रेशंस ये सारे फूड और वाटर के जरिए उसकी फैमिली मेंबर को मिलता था। नाउ वी गॉट माय पॉइंट। अब तो हम सुबह क्या करते हैं, मोबाइल का एसएमएस चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, कोई पूजा पाठ थोड़ी करता है, कोई ध्यान थोड़ी करता है, समझ में कि नहीं। कहीं से अच्छा मैसेज आया, किसी को फॉरवर्ड करते, किसी ने हमें ताने मारे, हमने किसी को ताने मार दिए। हमारा यही सुबह से काम होता है, मतलब सुबह से जो हम लगे पड़े रहते हैं, बस ये रेडिएशंस को, वाइब्रेशंस को सेंड करने में लगे रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां देखिए दूसरी बात, पहले जो महिलाएं गर्भ अवस्था में 9 मंथ में अपने 9 चक्र को, सेंटर में 7 चक्र और हाथ के 2 चक्र, उन सारे 9 चक्र को वो संतुलित रखती थी, बैलेंस रखती थी, काम कार्य करके, फिजिकल वर्क करके, और वो मेंटली पीसफुल रहती थी, शांति से रहती थी अपना काम करते हुए। तो उसके डीएनए के अंदर कोई भी गलत विचार नहीं थे, कोई अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस नहीं थे, कोई अनवांटेड ट्रॉमास नहीं थे, कोई अनवांटेड रिवेंज एटीट्यूड, हेट्रेड, ये ऐसा बदले की भावना कुछ भी नहीं थी उसके अंदर।
मैंने कल भी कहा, मेरे फैमिली में मेरी दादी को 11 बच्चे थे, मेरी नानी को 10 बच्चे थे, लेकिन मैंने कभी अपनी फैमिली में कभी भी ऐसे मतलब गलत विचार वाले कोई कजिन्स नहीं देखे, या मेरी कोई बुआ मासियां, किसी को भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन ही अच्छा था, उनका डीएनए इतना स्ट्रॉन्ग था। यू गॉट माय पॉइंट? तो अभी क्या होता है कि हम जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी के वक्त इतने मल्टीपल थॉट्स, हम कभी अल्कोहल लेते हैं, कभी नॉनवेज लेते हैं, कभी ड्रिंक पार्टी में जाते हैं, कभी किसी को ताने मारते हैं, किसी के साथ झगड़े करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले लेते हैं, केमिकल्स कंज्यूम करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, डीएनए पॉल्यूट हो जाता है। तो आपको नहीं लगता डे बाय डे अभी जो वंश आ रहा है, जो जनरेशन आ रहा है, वो वीक पैदा होते जा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है? राइट और रॉन्ग? मतलब मेरे दादा दादी गांव में खेती करते हैं, एग्रीकल्चर था, और इतना बड़ा उनका फार्म हाउस वगैरह था, वो सुबह 3:30 से 8-9 बजे तक तो वही काम करते थे। तो डेफिनेटली मेरे जो फादर थे उनमें इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी पोटेंशियलिटी थी, और उसी के वजह से मेरे अंदर आई। और मैं 365 डेज काम कर पा रहा हूँ, 24 घंटे मैं ये सब चीजें के ऊपर रिसर्च कर पा रहा हूँ, बिकॉज जीन्स बहुत स्ट्रांग है। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा कि नहीं? अभी हम क्या है, पैक्ड फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं, सब माइक्रोवेव वाले, रेडिएशनल वाले फूड्स खाते हैं। तो आपको नहीं लगता वो सारी चीजें खत्म हो गई? कोई नेचुरल फ्रूट ही नहीं है, वेजिटेबल ही नहीं है, जो भी खाने में जो सनलाइट थी, जो वाटर था, वो सब कुछ बर्न हो जाता है माइक्रोवेव के अंदर जाने के बाद, ओवन के अंदर डालने के बाद सब खत्म हो जाता है। और आप वो प्रोसेस फूड को बार बार गर्म करके वो खाते हो, तो ताजा फ्रेश तो मिलता ही नहीं आपको। इज इट राइट? हवा भी पॉल्यूटेड, फूड भी गलत, पीना भी गलत, पानी भी, मैंने कहा कि ऐसा पानी पीते हो सब माइक्रो ये सब फिल्टर किया हुआ, और उसके बाद विचार भी गलत जा रहे हैं, इमोशंस भी गलत जा रहे हैं, मतलब सारे इंटेक ही हमारे गलत है। तो आपको नहीं लगता ये सारे जो जीन्स है, जो डीएनए है, ये सारे रेड पैच वाले ज्यादा हैं अभी हमारे अंदर, सारे रेड पैच वाले ज्यादा हैं। इसलिए मैंने जितनी भी थेरेपियां सीखी है हीलिंग मॉडलिटी में, उसमें मैं करुणा कर्म डोल सोल एंड डीएनए हीलिंग को मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता हूं, जो अभी हम सैटरडे को सिखाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो डीएनए को चेंज करता है, जीन्स को चेंज करता है, जनरेशन को चेंज करता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 12 साल मैंने ग्राफोलॉजी के ऊपर, हैंडराइटिंग के ऊपर मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला हमारे जो विचार होते हैं फादर मदर के, वो बच्चों के अंदर उसी तरह से तरंगे जाती है न्यूरो ट्रांसमिशंस के थ्रू, वही डीएनए की वाइब्रेशंस उनके अंदर जाती है। लेकिन जब हम ये डीएनए डेल्टा लेवल की हीलिंग करते हैं, डेल्टा लेवल की मतलब हाईएस्ट लेवल की हीलिंग जब करते हैं, तब हमारा डीएनए चेंज हो जाता है। और जब डीएनए चेंज होता है तो धीरे 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 बच्चों के अंदर भी वो चेंज आना शुरू हो जाते हैं, वो भी शांत स्वभाव के हो जाते हैं, वो भी बहुत कैरिंग, लविंग, कंपैशनेट ऐसे बच्चे हो जाते हैं हमारे। उन्हें कोई एडिक्शंस या कोई ऐप नहीं होता है, कोई भी उनको गलत आदतें नहीं लगती है, बिकॉज उनका डीएनए बहुत सात्विक हो गया, बहुत पॉजिटिव हो गया। इज इट राइट? तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें किस तरह से पॉजिटिव करें। तो अभी हमारे पास क्या जरिया है, अब मैं आपको फाइनली बताता हूं ट्रीटमेंट क्या करना है। हमें रोज करीबन 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। आप जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, पुशअप्स करो, या आप जो भी करो आपको लगे वो आप एक्सरसाइज करना है। क्यों करना है? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। फिजिकल बॉडी में से कचरा निकलना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, स्वेटिंग निकलनी चाहिए। स्वेटिंग नहीं निकलेगी आपकी किडनी खराब होगी, पसीना नहीं निकलेगा आपका ब्लड खराब होगा, आपका ब्लड इंप्योर हो जाएगा, और कभी भी चेक कराओगे तो कुछ ना कुछ खराब आएगा। क्यों? टॉक्सिन्स ही नहीं निकल रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिटॉक्सिफिकेशन करना होगा कि नहीं? तो सुबह 15 से 20 मिनट थोड़ी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉकिंग, जॉगिंग जो भी करना है वो करो। योगा करना है तो और भी बेस्ट है, बिकॉज उसमें क्या होगा, क्या आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स है, ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स है या बड़े बड़े जॉइंट्स है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होती है, लिक्विड होती है। तो जब शरीर से कचरा निकलता है ना, तो हमारी जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आप अपना हाथ ऐसे कीजिए, देखो इतना नहीं कर पा रहे हो जितना मैं कर पा रहा हूं। Am I right? मैं सिर्फ 15 मिनट योगा करता हूं, ऐसा नहीं मैं 2-2, 4-4 घंटे करता हूं, लेकिन ये ऐसे करता हूं कि मेरी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए।
मेरी पूरी स्पाइनल कॉर्ड या मेरे जितने भी बड़े जॉइंट्स है या छोटे जॉइंट्स है, सबके बीच में साइनोवियल, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूं इसका रीजन बताता हूं। मेरी नानी की फैमिली में ना काफी लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, तो मैंने ये समझ लिया कि अगर मैं अपनी हीलिंग नहीं करूंगा, अपनी ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, हो सकता है उन्हें भी शायद मुझे भी शायद अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज मेरी मदर की 35 की एज में डेथ हो गई इसी के वजह से, और मुझे तब समझ में आया कि अगर मैं अपनी नहीं करूंगा तो शायद मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है। इज इट राइट? तो मैंने इसलिए बहुत रिसर्च किया ये देखने के लिए कि क्योंकि मेरे फादर के साइड कुछ लोगों को डायबिटीज था, मेरे दादाजी को थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम था, मेरी नानी जी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। तो ये सारी जीन्स के अंदर जो बीमारियां होती है ना, ये मेडिकल साइंस नहीं निकाल सकते। मुझे बताओ कोई भी साइंस निकाल सकता है? वो स्टेरॉइड्स देंगे आपको ज्यादा से ज्यादा। इज इट राइट? लेकिन हमें स्टेरॉइड्स नहीं खाने, हमें अपने शरीर को खोखला नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, थोड़ा योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो अभी हमने सिंपल आपको मेडिटेशन करवाया। इज इट राइट? आज हमने ये मुने की राइट सीखी। मुने की राइट्स क्यों सीखी? क्योंकि इसमें हमारा जो मणिपुर चक्र है, कल मैंने बताया था 63 चक्रस होते हैं अपने नाभि पे मणिपुर के। यहाँ 63 चक्र में जो भी पॉल्यूटेड एनर्जीज है उसको मुने की राइट्स निकाल देता है, फायर में बर्न कर देता है, जला देता है। जैसे पहले आपको पता है लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे, आपने सुना था? कुछ लोग गायत्री परिवार के होंगे तो उन्हें पता है कि किस तरह से, बिकॉज हमने भी हरिद्वार में देव संस्कृति में काफी बार गए और रिसर्च करने के लिए। तो ये जो मतलब महाभारत या रामायण के काल में भी देखते थे हवन यज्ञ ये सब ऋषि मुनि क्यों करते थे? ये एक्चुअली मुनि की राइट्स की ट्रीटमेंट थी कि सब स्वाहा करके जलाते थे। मेरे अंदर क्रोध स्वाहा, मेरे अंदर गुस्सा स्वाहा, मेरे अंदर नफरत स्वाहा। तो उसको अमेरिका, साउथ अमेरिका ने उसको मुनि की राइट्स का एक सिंपल एक हीलिंग मॉडलिटी बना दी, और वो बहुत अच्छी तरीके है कि कोई भी इंसान सीख सकता है और कोई भी इंसान अपने डीएनए की हीलिंग कर सकता है, कोई भी अपने मणिपुर चक्र को हील कर सकता है। इज इट राइट? उसके बाद अल्फा लेवल की हीलिंग आती है। अल्फा लेवल की हीलिंग का मतलब होता है माइंड को शांत करने की हीलिंग होती है। बस मन को शांत करने के लिए अल्फा लेवल चाहिए। प्राणिक हीलिंग कर लो, रेकी कर लो, आप मैग्नीफाइड हीलिंग कर लो, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये अल्फा लेवल की होती है। आप सुदर्शन क्रिया कर लो, आप ब्रह्म कुमारी के राजयोग कर लो, ये सारे अल्फा लेवल के बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशंस है। उससे आप अपने माइंड को बहुत शांत कर सकते हो, आप एकदम प्रेम से, करुणा भाव से जी सकते हो। राइट? ये सारी अल्फा लेवल की है। उसके बाद आती है थीटा लेवल की हीलिंग आती है। थीटा लेवल की हीलिंग का मतलब है जिसमें हम अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज सुबह मुझे कोई मिलने आया दुबई से, मतलब बहुत नामचीन इंसान है। वो कह रहे थे कि मैं पिछले 50 नहीं 15-20 साल से सब स्पिरिचुअलिटी की अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन मेरा शुगर 400 से नीचे ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों है। तो मैंने कहा सिंपल है, आपके माइंड को रीप्रोग्रामिंग की जरूरत है, आपको साइकिक सर्जरी की जरूरत है, आपको थीटा लेवल की हीलिंग की जरूरत है, जहां पे आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग कर सको और अपना शुगर लेवल को आप 120 या 100 पे लेके आ सको। इज इट राइट? तो वो थीटा लेवल की जो हीलिंग होती है उसमें हम किसी का किडनी स्टोन निकाल सकते हैं, फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं, सिस्ट निकाल सकते हैं, थायराइड को ठीक कर सकते हैं, किसी के अंदर के कैंसर को निकाल सकते हैं। हमने 8000 से ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स को इस थीटा हीलिंग से हमने ठीक किया है। हमने सुनील दत्त से अवार्ड भी मिला है फॉर बेस्ट कैंसर रिसर्च ऑन इट। तो लोगों को ये नहीं पता कि साइकिक सर्जरी करके ऐसी कोई प्रोसीजर होती है जो अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करो तो आपको फिजिकल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर मन का गुलाम है। शरीर बीमार पड़ता है मन के गलत विचारों की वजह से। तो साइकिक सर्जरी में हम वही अनवांटेड थॉट्स को निकालते हैं, अनवांटेड इमोशंस को निकालते हैं और हमारे माइंड को हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने की जरूरत क्या है? मुझे बताइए क्या जरूरत है? क्योंकि माइंड इज अ मंकी, है ना? माइंड क्या है? मंकी है, बंदर के जैसा है। उसको कंट्रोल आप नहीं करोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा, इसलिए उसको रिप्रोग्रामिंग करना है। माइंड को अगर आप पॉजिटिव विचारों में नहीं डालोगे तो वो नेगेटिव में उलझ जाएगा बेचारा वापस। इज इट राइट और रॉन्ग? आप देखना आपके बच्चे ना, कभी आप पेरेंट्स जो लोग हैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तुरंत बच्चे शैतानियां करते हैं कि नहीं? जब आप घर पे आके बोलते हैं ये क्या कर दिया, आपके सामने नहीं करेंगे क्योंकि तब वो मंकी कंट्रोल में है।
इज इट राइट? लेकिन जैसे पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं, लड़के लड़कियां आ जाती हैं, खाना पीना क्या मैगी बनाते हैं, ये करते हैं, जो भी शोर शराबा करते हैं, सब बिखेर देते हैं। तो इसी तरह से माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है पीरियोडिकली। अगर आप उसको नहीं करोगे तो ये पुराने प्रोग्राम से चलेगा, और पुराने बिलीफ या पुराने विचारों से अगर शरीर चला तो बीमार पड़ने ही वाला है। क्योंकि पुराना प्रोग्राम क्या है? आपकी पेरेंट्स की बिलीफ सिस्टम, आपके पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, किसी ने फंसाया है, वही पुराने। और महिलाओं को तो सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि 25 साल तक वो एक मायके का प्रोग्रामिंग चलता है, और 25 साल के बाद शादी में ससुराल का प्रोग्रामिंग चलता है। तो कंट्रोवर्सी होती है कि नहीं? क्या अरे पहले तो मैं ऐसे जी रही थी, अब तो मुझे ऐसे जीना पड़ रहा है। पहले तो हमारे घर में ऐसा कल्चर था, ऐसा खाना था, ऐसी रीति रिवाज थी, और अब मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? तो महिलाओं को तो सबसे ज्यादा साइकिक सर्जरी की जरूरत है, और नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें पत्नियां ज्यादा होती, गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा होते, थायराइड ज्यादा होते, वेट बढ़ता है। हमारा रिसर्च कहता है कि एक विचार से, गलत विचार से 200 ग्राम वजन बढ़ता है, और एक गलत इमोशन से 500 ग्राम वजन बढ़ता है। तो अगर आपने साइकिक सर्जरी से एक थॉट निकाल दिया नेगेटिव, तो 200 ग्राम आपका वजन कम हो गया। एक नेगेटिव इमोशंस को साइकिक सर्जरी से निकाला तो 500 ग्राम वजन कम हो गया। तो कितना सिंपल है, डाइट करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, योगा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थॉट्स को निकालना है, कचरे को निकालना है, क्लटर को निकालना है, और कुछ निकालना नहीं है। आप सोचते हो नहीं मैं लिवर में से फैट को निकाल दूं, अरे वो तो यहां से निकालोगे, यहां से तो यही रह गया। इज इट राइट? समझ में आने के नहीं? गुलाब जामुन खाना है या आपको जो भी खाना है, वो विचार आते कहां हैं? यही तो आते हैं, डायरेक्ट थोड़ी आप स्टमक में डालते हो, है ना? जबान से अंदर जाती है, लेकिन वो जीभ का जो रस होता है वो पहले माइंड में क्रिएट होता है। तो नहीं भी खाओगे और इच्छा भी हो गई तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो भी शुगर बढ़ गया, तो फायदा ही क्या? तो उसको साइकिक सर्जरी से निकालो। मैंने अपने पापा की साइकिक सर्जरी की 22 साल पहले, क्योंकि उनकी चेन स्मोकिंग की आदत थी। समझ में आ रहा है? फिर मेरी दादी माँ को थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम था, पंप की आदत थी, उसकी एडिक्टेड थी, तो मैंने उनकी साइकिक सर्जरी करी तो उनका पंप छूट गया। तो सब लोग शॉक्ड हो गए कि ये एज में भी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा मुझे लगता है कोई भी एज में हम ठीक हो सकते हैं अगर हमने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया। हम ये जो भी मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, इसका पीरियडिकली हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं कि नहीं? तो यही साइकिक सर्जरी है, यही माइंड का रिप्रोग्रामिंग है। हर इंसान को, मैं तो सोचता हूं, साइकिक सर्जरी सीखनी चाहिए। मेरे 2.5 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद साइकिक सर्जरी सीखी और खुद प्रैक्टिस करते हैं। वो कोई भी हमारे पे डिपेंडेंट नहीं रहते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आने? 2009 में जब मैं वैष्णो देवी जा रहा था, नीचे उतरते वक्त कुछ मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, और मुझे हाथ में 3 फ्रैक्चर आ गए। और कुछ 10-15 दिन के बाद मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, तो मुझे जाना पड़ रहा था, बहुत दूर ट्रैवलिंग करके जाना पड़ रहा था। तो मैंने जब एक्सरे निकाला तो डॉक्टर ने कहा नहीं, 1.5-2 महीने के लिए प्लास्टर है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने कहा अरे लेकिन 10 दिन के बाद तो उनकी डिलीवरी है और मुझे दूर जाना है। बोलते नहीं, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो। मैंने कहा मैं तो करूंगा। मैंने 7 दिन तक रोज साइकिक सर्जरी की, और 8वें दिन मैं उसी डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। उन्होंने कहा अरे 8 दिन में क्या होगा? मैंने कहा आप एक्सरे तो निकालो। उन्होंने कहा एक तो तूने प्लास्टर भी नहीं डाला, फिर तेरा एक्सरे निकाल के मैं क्या करूंगा? मैंने कहा ट्राई तो करो। तो उन्होंने एक्सरे निकाला और जो फिल्म देखी तो कह रहे ये कहां गया तेरा तीनों फ्रैक्चर? तो मैंने कहा मैंने अपने तरीके से इसके इलाज की, ट्रीटमेंट की। तो वो खुद शॉक्ड रह गए कि रियली ऐसा हो सकता है करके, बिकॉज ही वॉज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, और उन्हें पता है कि मैं भी कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई अंधविश्वासी मतलब सुपरस्टिशियस पर्सन हूं करके। तो इसके बाद तो हमने कितने ऐसे केसेस को ठीक किए हैं करके। किसी की कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, किसी का हार्ट ब्लॉकेजेस है। मैं 11 साल पहले जब मेरे दुबई में प्रोग्राम चालू था, तभी भी मेरे मदर का, स्टेप मदर का फोन आया कि आपके पापा को अटैक आया है और आप जल्दी आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं प्रोग्राम छोड़ के बीच में नहीं आ सकता हूँ। तो बोले अरे उनको अटैक आया है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैंने कहा मैं यहीं से इनका इलाज करूंगा। तो मैंने यहीं से उनकी 2-3 साइकिक सर्जरी की, और जब तक मैं दुबई से बॉम्बे 3 दिन बाद पहुंचा, तब तक तो घर पे भी आ गए थे। ही वॉज नॉर्मल, उनका ईसीजी, कार्डियोग्राम, 2D एको सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मतलब हम कहीं से भी किसी की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पेशेंट फिजिकल प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी परमिशन लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। इज इट राइट? तो अल्फा लेवल की ट्रीटमेंट जरूरत है, मेडिटेशन,
साइकिक सर्जरी थीटा लेवल की ट्रीटमेंट की जरूरत है, एंड लास्टली डेल्टा लेवल की करुणा हीलिंग, कर्म सोल हीलिंग की बहुत हमें जरूरी है, क्योंकि हम कितने जन्मों से आत्मा कर्म लेके आ रहे हैं। डू यू बिलीव इन पास्ट लाइफ और नॉट? 100%। हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने पुराने ऐसी कितनी कहानियां सुनी हैं भगवानों की, गुरुओं की, कि पिछले जन्म में ऐसे थे वैसे थे और आज इस जन्म में ऐसा है। हम अपनी लाइफ को भी समझ सकते हैं कि आज तक हम अपने आप को 20% से ज्यादा समझ नहीं पाए, 20% से ज्यादा समझ नहीं पाए। क्यों? 80% हमारा जो जीवन है वो पिछले कितने जन्मों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के साथ हम बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों के साथ हम बहुत बुरे हैं, कुछ लोग हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग पता नहीं हमारे साथ क्यों बुरे हैं। ये सब पिछले जन्म का कर्म है। तो जब तक वो सोल डीएनए हीलिंग नहीं करोगे, डेल्टा लेवल की हीलिंग नहीं करोगे, तब तक आपका सोल क्लियरेंस नहीं होगा। सिर्फ जीने के लिए आप जियोगे, मरने के लिए भी सिर्फ मरोगे, लेकिन आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमने 3,500 पेशेंट्स के ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस किया, उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनकी हमने ऑरा रिसर्च की। तब हमें पता चला कि हर एक पेशेंट के अंदर सिर्फ 30% प्रेजेंट पैरेंटल डीएनए होती है, 70% उसके पिछले जन्मों की डीएनए होती है। तो काफी बार हम बोलते हैं, अरे ये पेरेंट्स तो इतने अच्छे हैं, पता नहीं ये छोटे बच्चे को कहां से कैंसर हो गया, इसको जुवेनाइल डायबिटीज कहां से हो गया, इसको अस्थमा बच्चे को कहां से हो गया, पेरेंट्स तो किसी को नहीं है। मतलब वो पिछले जन्म से कहीं जीन्स में ले आ रहे हैं। तो हमारी जैसी मृत्यु होती है उसी तरह से हमारा रीबर्थ होता है। अगर आप डायबिटीज से मरे तो डायबिटीज से आपका रीबर्थ होगा, आप कैंसर से मरे तो आपका कैंसर से रीबर्थ होगा। क्योंकि जहां से भी आप अपनी फाइल छोड़ते हो, आपकी फाइल वहीं से शुरू होती है, उसके बीच में कोई इंटरफियर नहीं करने वाला है। लाइफ बिटवीन लाइफ हमने बहुत सारे लोगों को लेके गए और हमने देखा वहां कोई करेक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई करेक्शन नहीं होता है। मुझे बताओ, कोर्ट में कभी भी हम जब किसी क्रिमिनल को ले जाते हैं तो उसका डिसीजन होता है कि पनिशमेंट होती है? डिसीजन होता है, पनिशमेंट नहीं होती। पनिशमेंट के लिए उसको जेल भेजा जाता है। इज इट राइट? तो हम भी लाइफ बिटवीन लाइफ जब भगवान को मिलते हैं, गॉड को मिलते हैं प्योर फॉर्म की लाइट में, तभी हमारी कोई पनिशमेंट नहीं होती है। ये गलत बोलते हैं कि तुम्हें उधर कोई गलत तेल में डाल देंगे या कूड़े डालेंगे, तुम्हारे ऊपर कीड़े छोड़ेंगे। भगवान के पास इतना कुछ अवेलेबल थोड़ी होता है, कोई मॉल थोड़ी है उनके पास, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। आप जब तक आते हो तब तक और है ना 2000 लोग लाइन में खड़े, तो फटाफट वो 72 आवर्स में तो आपको फ्री कर देते। आपने जो भी गलतियां करी है बोलते जाओ सुधार के आओ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? अब कोई बच्चा 10th में फेल होगा तो उसको फिर से रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा कि नहीं? है ना? 12th में फेल होगा तो फिर से रीअटेम्प्ट करना होगा कि नहीं? राइट? घर पे बैठ के थोड़ी करेक्शन होने वाला है। घर पे बैठ के वो सिर्फ पढ़ाई कर सकता है, लेकिन वापस उसको एग्जाम देनी पड़ती है। इसलिए हमारा फिर से जन्म होता है, फिर से हम उसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आते हैं, या पेरेंट्स के रिलेशनशिप में, बच्चों के रिलेशनशिप में आते हैं, या बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट या जो भी है उसी रिलेशनशिप में आते हैं। मैंने अपनी पिछले 128 लाइफ देखी है, पास्ट लाइफ खुद की, और मैंने हर जगह जाके उसको वेरीफाई करके आया, क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल पर्सन हूं। मेरी जितनी भी लाइफ मैंने जयपुर में देखी, पौंडीचेरी में या लंदन में या काठमांडू में, बौद्ध गया में, जितनी भी लाइफ मैंने देखी है, शिरडी गोवा में, हर जगह पे मैं वहां जाके वेरीफाई करके आया हूं। और मेरे कनेक्टेड जितने भी सोल्स हैं, आज सारे वो सोल्स मेरी लाइफ में वापस आ रहे हैं पिछले 22 साल से, क्योंकि मैंने अपनी फाइल्स खोली है करके। अगर मैं नहीं खोलता तो मेरा लाइफ का इवोल्यूशन नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं होता। सिर्फ जीने के लिए मैं जी गया था, सक्सेसफुल भी हो जाता, बिकॉज इतना मेडिकल प्रैक्टिस करता हूं, इतना रिसर्च करता हूं, इतने पैसे कमाता हूं, तो डेफिनेटली लोग तो बोलेंगे अरे हाँ ये तो इसका लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन सक्सेसफुल और इवोल्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपको ये डिसाइड करना है, आपको सिर्फ सक्सेसफुल लाइफ बनाना है या आपको इवोल्यूशन करना है, आपको आपकी सोल जर्नी को बहुत जल्दी फास्ट कंप्लीट करना है, या आपको डिसाइड करना है। इज इट राइट? आप अपने कर्मा को कितनी वैल्यू करते हो ना, उतना ही आप एफर्ट्स डालोगे उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है कि नहीं? मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हमारे कम्युनिटी में, मतलब हमारे जैनिज्म में ये बताया गया है कि मच्छर को नहीं मारना, कॉकरोच को नहीं मारना, और अगर आपने गलती से उसको मार दिया तो उसके लिए फॉरगिवनेस करना पड़ता है। हमारे में ये कहते हैं। तो हम 3 घंटे तक उसका एक
सामयिक प्रतिक्रमण कहते हैं उसको हम 3 घंटे तक करते हैं, बिकॉज हमें उसकी वैल्यू समझाई जाती है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि इसको मारने से कोई कर्म है, और या मैं उसको वैल्यू नहीं करूंगा, मच्छर को या कॉकरोच को, तो आपको लगता है मैं 3 घंटा स्पेंड करूंगा? हाँ, करूंगा ही नहीं। मुझे लगता है क्या फर्क पड़ता है, ये तो वैसे भी मरने ही वाला, आज नहीं तो कल मेरे हाथ से मर गया, अच्छा हुआ, नहीं तो साला किसको काट देता। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बहुत रिसर्च किया, मेरे बहुत सारे टॉक्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे डॉक्टर उदय शाह करके क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, उसमें मैंने हर सेल्स के अंदर जो भी क्वांटम पार्टिकल्स है, जो भी हमारी मेमोरीज है, उस मेमोरी का कैसे हमें एक एक जीवन जीना पड़ता है वो आपको समझना पड़ेगा। आपकी आईज के अंदर मेमोरी सबसे ज्यादा है, पूरे शरीर में सबसे ज्यादा अगर कहीं मेमोरीज है तो आपकी आंखों में। तो जब हम आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, आपको पिछले जन्म ले जाते हैं, आप अपनी आंखों से अपने आप को पहचानते हो और उन सारे लोगों को पहचानते हो जो आपसे कनेक्टेड पिछले भी जन्म में थे और ये जन्म में भी है। चाहे वो कुत्ते बिल्ली रहेंगे या मेल फीमेल रहेंगे, दैट डजंट मैटर, आंख आंख को पहचान लेती है। मैं एक लाइफ में आउल था, एक लाइफ में मैं ईगल था, मैंने देखा अपने आप को, और इसकी वजह से मैं बहुत फोकस्ड हूं ईगल के जैसे। मेरे अंदर आउल की विजन है, इसलिए थर्मल विजन है। मैं आज भी लोगों के ऑरा और चक्र देख पा रहा हूं कि भाई आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मैं सोचता था बचपन से कि मुझे ऐसे कलर्स क्यों दिखते हैं, मतलब यहाँ भी दीवारों में मुझे कलर्स दिख रहे हैं, ये दरवाजे के यहाँ पे भी आसपास कलर्स दिख रहे हैं, आप लोगों के किसी के पैरों में दिख रहे हैं, सर पे बाल पे दिख रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी ये एनिमल लाइफ देखी तब मुझे पता चला मेरे अंदर ये थर्मल विजन है। मुझे ये ऑरा मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि जो मैं देख रहा हूं ये ऑरा इमेज है। अदरवाइज आपको लगेगा अरे आप कैसे मेरे आजू बाजू में ये लाल काला पीला देख रहे हो, ग्रे देख रहे हो। अगर मैं आपको दिखाऊं ही नहीं तो आप कैसे विश्वास करोगे? तो मैं हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि गॉड, मुझे आपने जो दिखाया है, जो दृष्टि दी है, प्लीज ऐसा कोई मशीन बनाओ, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिससे मैं लोगों को कह पाऊं कि जो मुझे दिख रहा है वो ये है। और उसके बाद एक लंदन से साइंटिस्ट आए डॉक्टर थॉर्नटन स्ट्रीटर करके, और डॉक्टर जॉनी रॉजर्सन लंदन से आए 2003 में, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऑरा मशीन डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड ने लंदन में बना चुके हैं, आप इसके ऊपर पीएचडी करो और आप इसका इस्तेमाल करो। तो मैंने 3 साल वहां जाके मैंने पीएचडी की ऑरा के ऊपर। उसके बाद मैंने ये रिसर्च शुरू किया, जस्ट अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये सब किया। यू गॉट द पॉइंट? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इतना समय डालो, इतना पैसा डालो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अपनी कर्मों को वैल्यू करो बस। भले छोटा कर्म आपने किया, कोई छोटी झूठ बोली है अपने फैमिली मेंबर से, अपने लाइफ पार्टनर से या अपने पेरेंट्स से, उसका करेक्शन करने के लिए आप करुणा हीलिंग सीखे, फॉरगिवनेस करो, होपोनोपो करो, ईएफटी करो, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स है, वो उससे आप कर सकते हो। इज इट राइट? But you should value your karma, you should value your health, you should value your life, you should value your genes, you should value your family member। तो मुझे लगता है आप इन सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आगे जाओगे। अदरवाइज आप इसको यही छोड़ दोगे, ये हॉल से बाहर आप कभी स्पिरिचुअलिटी की बात ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जैसा चल रहा है चलने दो, क्या बुरा है, इतने साल निकल गए और कुछ साल बचे वो भी निकल जाएंगे, तो कोई रोकेगा नहीं आपको। और 200-400 जन्म ऐसे ही ले लो तो भी ऊपर वाला आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। इट्स योर चॉइस। इज इट राइट और रॉन्ग? आप अपने बच्चे को डांट सकते हो, पढ़ाई कर, लेकिन वो बिल्कुल नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हो? मुझे बताओ। कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान भी सोचेगा ठीक है ना, इसको आने दो, जाने दो। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में ना मुझे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप इतना रिसर्च करते हो तो आप मुझे ये बताओ कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है। लोगों ने अभी भी मुझे बीच में कॉन्फ्रेंस में अभी रिसेंटली पूछा, सर कोरोना में तो इतने बढ़ गए लेकिन अभी भी तो पॉपुलेशन कुछ कम नहीं हुआ, अभी भी तो आबादी इतनी बढ़ गई। मैंने कहा एनिमल ह्यूमन बन रहे लेकिन ह्यूमन गॉड नहीं बन रहे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं? जीव जंतु इंसान बन रहे, कॉकरोच मॉस्किटोज ये सारे इंसान के फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन हम एग्जिट ही नहीं हो रहे। हमें राम बनके, मोहम्मद बनके, कृष्णा बनके, हनुमान बनके एग्जिट होना पड़ेगा, महावीर बनके, बुद्धा बनके एग्जिट होना पड़ेगा। हम एग्जिट ही नहीं हो रहे, वही वापस भंवर में फंस गए। तो जब तक आप डीएनए हीलिंग, सोल हीलिंग नहीं करोगे या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके अपना कार्मिक क्लियरेंस नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। हर एक का अपना बैगेज है, वो बेचारा अपने बैगेज लेके आया है।
आपका बच्चा भी आपके लिए नहीं करेगा, एज अ पेरेंट्स भी आप अपने बच्चे का सोल का कर्म क्लियर नहीं कर सकते। कर सकते हो? मुझे बताओ। कोई नहीं कर सकता है। तो मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आपको हमसे कुछ सीखना है, हमसे कुछ सीखना नहीं है, हमसे सिर्फ समझना है। आपको सीखना तो आपको अपने से ही है कि आपने कहा क्या गलतियां करी है, वो आप अपने से सीख पाओगे। मुझसे क्या सीखोगे आप? इज इट राइट? हम तो सिर्फ आपको ऑरा कर सकते हैं, आपका फोटो लेके बता सकते हैं कि आपकी एनर्जी में कहां गड़बड़ी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोल कर्मा में हम ये बता सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली करेक्शन किसको करना है? आपको करना है। तो अगर आप वैल्यू करोगे तो उस काम करोगे। मैंने वैल्यू की तो मैंने 44 लाख रुपीस स्पेंड किए आज तक अपने ऊपर। आप तो 1 लाख रुपए भी खर्चा करने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल में कर भी लोगे, लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप जाओ थोड़ा नेचर के और में या पंचकर्मा करके आओ, तो आप बोलोगे नहीं, वो लोग लूटते हैं, वो एक एक प्रोसीजर का इतना इतना चार्जेस लेते हैं। बिकॉज यू डोंट वैल्यू योर बॉडी, यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ। इज इट राइट? आप गलत तरीके से पैसा स्पेंड करने को तैयार हो, केमोथेरेपी लेने को तैयार हो, रेडियोथेरेपी लेने को तैयार हो, सर्जरी करने को तैयार हो, लेकिन अपनी लाइफ की करेक्शन करने के लिए आप तैयार नहीं हो, हॉनेस्टली स्पीकिंग। और जिस दिन आप तैयार रहोगे, मेरे जैसे 1000 लोग आपको सामने ऐसे मिल जाएंगे। और अगर आप तैयार नहीं रहोगे, मेरे जैसे ऐसे लाख बंदे भी आपके सामने आएंगे ना, तो भी आप नजरअंदाज करके चले जाओगे। आप बोलोगे टाटा बाय बाय, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बोला। इज इट राइट? चलो, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। जिनको भी ऑरा कराना है वो संपर्क कर सकते हैं, बिकॉज हम फोटो क्लिक, जैसे कल भी हमने 10-12 लोगों का ऑरा किया, तो वैसे हम सिर्फ एक फोटोग्राफ लेंगे और इंडिविजुअली हम आपको एक्सप्लेन आज कर सकते हैं कि आपके ऑरा में क्या क्या प्रॉब्लम है। और 7 दिन के अंदर आपको पूरी आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, 7 to 8 पेजेस की रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें सब मेडिकल डिस्क्रिप्शन आएगा, आपका एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आएगा, आपका 5 एलिमेंट्स का, आपके चक्रस का, नाड़ियों का, आपके कर्मों का, आपकी सोल कौन सी लेवल की है, इन्फेंट सोल लेवल की है, बेबी सोल लेवल की है, यंग सोल लेवल की है, वो सब कुछ